हे गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? सोचो, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, तभी पता भी नहीं चलता अर्थ बट अर्थ तुम्हें कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रहा है। वही फोर्स जो आपको पेड़ से नीचे गिराता है, वही फोर्स जो मून को अर्थ के अराउंड घुमाते रहता है, वही फोर्स सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स को बांधे रखता है। ये है ग्रेविटेशन, एक इंडिविजुअल डोर जो पूरी यूनिवर्स को जोड़ता है। तो ग्रेविटेशन क्या है? बस यही है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी में भी दो टर्म्स है, ग्रेविटेशन और एक है ग्रेविटी। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दोनों वर्ड को सेम समझते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है। ग्रेविटेशन है, जैसे ग्रेविटेशन यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन अगर हम बोला जाए तो ग्रेविटेशन, every body in the universe attract attract every other body with a force called force of gravitation. यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच अट्रैक्शन, चाहे वो दो स्टार्स हो, दो प्लैनेट्स हो, या तुम्हारा पेन और तुम्हारी किताब, जैसे ये, इनमें भी ग्रेविटेशन लग रहा है। हाँ, इनमें भी लग रहा है, पेन और किताब में भी लग रहा है, बस इतना ये कम है कि फील नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों का मासेस बहुत ज्यादा कम है। और ग्रेविटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ और किसी बॉडी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, यानी ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है जो स्पेशली अर्थ के रिजर्व्ड है। द अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द अट्रैक्शन बिटवीन अ टेबल एंड अ चेयर, इस ये सब एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडीज यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशन इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ बेसिक ऑफ फोर इज नेचर। ग्रेविटेशन इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। जब हम सिर्फ अर्थ और एक बॉडी की बात करते हैं तब उसे ग्रेविटी कहते हैं। इस यूनिवर्स फोर्स को कंट्रोल नहीं, पूरी यूनिवर्स की स्ट्रक्चर एवोल्यूशन पे, स्टार्स कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज कैसे एक साथ रहती है, सब इस फोर्स की वजह से है। तो ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ फोर बेसिक फोर्सेस इन नेचर। जो फंडामेंटल फोर्सेस है, आगे जाकर हम उनकी बात करेंगे कौन कौन सा फोर बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस है, उनमें से ग्रेविटेशन सबसे लोवेस्ट है। जबकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स एज इट played an important role in initiating the birth of stars and control and the structure and evolution of the entire universe। ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। Gravity is a special case of gravitation. If one of the attracting body in the earth, then gravitation is called gravity. Gravity is a force of attraction between the earth and any object lying on near its surface. A body throw falls back on the surface of earth due to earth force gravity। ये दरअसल इसकी बात हो रही है, ये इसको फेंका, ये नीचे आ गया, ये रहा, नीचे आ गया। ये सब क्या है? ग्रेविटेशन की वजह से है। तो न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था कि न्यूटन ने बोला हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे टेबल पे रखा चेयर हो या रूम में लटकी चीज। और कोइंसिडेंटली ये प्रिंसिपल अर्थ को सन की तरफ भी खींचता है और सन और हर बॉडी को खींचता है। फ्री फॉल, इनमें इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का अपने डिफिनेशन समझ लेते हैं। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। क्या है डिफिनेशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी द इन्फ्लुएंस of gravity alone is called a free fall। जब बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के अंदर, यानी एयर रेजिस्टेंस को हम लोग को इग्नोर करके चलना है, यहाँ पर ही गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। ये जो वेलोसिटी बढ़ने का रेट है वही है जी। और ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ वी निग्लेक्ट द रेजिस्टेंस or friction offered by air, the fall of body in air is free fall. In effect, a body free fall only in vacuum. Thus,
Thus, motion of a small heavy body in air may be taken as a free fall because air resistance only in very small. तो जब भी बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के अंदर गिरती है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। आपने भी देखा होगा जब भी कोई बॉडी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊंचाई से गिरती है, या आपने कभी जो उल्का पिंड जिसको हम लोग कॉमेट बोलते हैं, वो भी अगर गिरता है स्पेस से बहुत हाई स्पीड में गिरता है, तो ये जो वेलोसिटी बढ़ने का रेट है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, मतलब नीचे की तरफ। याद रखिएगा जी, ऑलवेज नीचे की तरफ लगेगा। फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? फ्री फॉल जब बता ही चुके हैं, जब किसी बॉडी की मोशन सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो और एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट की जाए तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। रियल लाइफ में पूरा फ्री फॉल कभी नहीं होता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमेशा थोड़ी बहुत है। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा फ्री फॉल, तो उसमें एक अमेरिका द्वारा एक चैम्बर बनाया गया है जो कि पूरा वैक्यूम है। उसमें आप देखिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मास कुछ भी हो, अगर वो वैक्यूम में है तो वो दोनों एक ही साथ गिरेगी। जैसे ये और ये, बेसिकली ये ज़्यादा भारी है, कम भारी है, लेकिन अगर वैक्यूम में गिरा तो ये सेम टाइम पे गिरेगी। तो रियल लाइफ में पूरा फ्री फॉल कभी नहीं होता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, एयर थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। जैसे हेवी बॉडी जैसे पत्थर, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए उसे हम अप्रॉक्स फ्री फॉल मान सकते हैं। लाइट बॉडी जैसे कागज का टुकड़ा, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्री फॉल नहीं माना जाता। इससे वैक्यूम में सब बॉडीज हेवी हो या लाइट सेम स्पीड से गिरती है। यह गैलीलियो ने प्रूव किया था, और ये इसका प्रूफ है कि जी मास पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जी मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूछ सकता है गैलीलियो ने, लेकिन साइंटिस्ट करना तो नहीं पूछना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉडी फ्रीली फॉल अर्थ की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन इट्स मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन ए बॉडी, अगर डिफरेंसेस से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी फॉल्स freely towards the surface of earth, तो क्या इसका बढ़ेगा? एमसीक्यू से क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा कि यहाँ वेलोसिटी लिख दिया जाएगा, एक्सेलरेशन लिख दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाएगा, और नन ऑफ दिस। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज होगा? तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या इंक्रीज होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बता चुके हैं। ऐसे जब बॉडी फ्रीली फॉल्स अर्थ की तरफ उस पर फोर्स लगाती है, जिससे वो एक्सेलरेट होती है, इस एक्सेलरेशन को जी बोलते हैं। वेट ऑफ ए बॉडी, फोर्स वर्सेस मास का डिफरेंस। वेट वेट जो है एक, वेट से पहले एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और थोड़ा समझा देते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे लोग जी से दर्शाते हैं। इट इज जनरेटेड बाय जी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। However, it is varies from place to place on the surface of Earth. It depends on altitude, depth, rotation of the shape of the Earth. हाँ, हालांकि ये मास पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये अर्थ पे हर जगह सेम नहीं रहता है। ये एल्टीट्यूड पे अलग रहता है। डेप्थ, हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, डेप्थ पे जाएंगे बढ़ेगा घटेगा, रोटेशन में भी इसका वैल्यू चेंज करता रहता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं वेट ऑफ ए बॉडी की तरफ। वेट ऑफ ए बॉडी समझने के लिए हमें फोर्स वर्सेस मास का डिफरेंस समझना होगा। वेट की डिफिनेशन है, वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स with which a body is attracted toward the center of earth. वेट की डिफिनेशन क्या है? वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स with which a body is attracted toward the center of the earth। फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है। क्यों है वेक्टर? क्योंकि वेट का डायरेक्शन होता है, हम
हमसे नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ, इसलिए इसे न्यूटन केजी वेट जैसे यूनिट में मेजर करते हैं फोर्स की तरह। मास और वेट में फंडामेंटल डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास क्या है? मास मैटर की क्वांटिटी है। वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मास में क्या है? कांस्टेंट रहती है हर जगह। वेट क्या है? जगह के हिसाब से चेंज होती है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ये चेंज याद रखिएगा। क्यों चेंज होता है वेट? क्योंकि W इक्वल टू एम जी, और जी हर जगह अलग है। मून पे कम, अर्थ पे ज्यादा, पोल्स पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम। ये चीज आगे जाके अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि मून पे कम क्यों है, G/6 हो जाता है। अर्थ पे ज्यादा क्यों है, पोल्स पे ज्यादा क्यों, इक्वेटर पे कम क्यों है। इसलिए आपका वेट चेंज होगा, लेकिन मास सेम रहेगा। अगर आप मून पे जाओगे आपका मास वही रहेगा, बट वेट जो है वो घट जाएगा, क्योंकि मून का जी कम है अर्थ से। वो G/6 है। अगर आप इसे याद करते तो डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, बाकी आगे जाकर डेरिवेशन तो हो ही जाएगा। जी। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि चैप्टर का अर्थ। अब हम लोग आते हैं न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो इस पूरे ग्रेविटेशन का मेन चीज है। तो 1665 में प्लेजिक की टाइम्स न्यूटन अपने घर पे थे, कैम जो आपने फेमस वो सुना ही होगा, एक दिन एप्पल पेड़ से गिरता है, देख के उन्होंने सोचा अगर ये फोर्स एप्पल को इतनी दूर से पेड़ से खींच सकता है, तो क्या यही फोर्स मून को भी खींचता होगा, जो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। इस क्यूरियोसिटी ने उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ड्राइव कर दिया, जो आज से हमें पढ़ना है। तो न्यूटन का टेस्ट है कि मून की मोशन से वेरीफाई करना। आ, तो न्यूटन ने बोला क्लियरली मून की एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होती है विच इज AC, वो अर्थ की सरफेस के जी से बहुत कम है। यानी AC इज मच लेस देन G। इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है, समझ लीजिए अर्थ है, और यहाँ एक सेकेंड, जैसे अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है, तो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से मिलने वाली एक्सेलरेशन कम हो जाती है। ये प्रूफ है कि एक्सेलरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी दूर जाओगे फोर्स उतनी रेट से कम होगी, लीनियर सीक्वेंस से। एक सेकेंड गाइस। अब लोग इसका स्टेटमेंट पे आते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया। तो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them. This force acts along the line joining the two bodies. Every particle in the universe, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे से फॉर्मूला तो होता है F=G m1m2/r²। आप इसे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, याद तो को पहले से ही होगा। तो दो बॉडीज की मासेस m1 और m2 है, और डिस्टेंस r पे रखी है, m1 और m2 r डिस्टेंस पे है। तो मासेस के साथ डायरेक्टली ये जो न्यूटन जो देते हैं अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बोलते हैं कि मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बनता है मैथमेटिकली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो जान ही रहे हैं कि प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट G डालते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। F=G m1m2/r²। ये जो G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ये G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर डेफिनेशन ऑफ G, अगर हम G का डेफिनेशन दें तो द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट may be defined as a force of attraction between two bodies of unit mass each and placed unit distance apart। तो डेफिनेशन जी का यही हो गया, अगर m1 और m2 को अगर 1 मान ले और r को भी 1 मान ले तो F=G हो जाएगा। in SI the gravitational constant is equal to the force of attraction between two body of 1 kg in place of 1 meter apart। डायमेंशन इसका आता है, डायमेंशन ऑफ G निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, G F r² m1 m2 इस साइड आ जाएगा,
फोर्स क्या, फोर्स का होता है mlt-2 न्यूट और आर है, आर जो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल, एल को नापते हैं मीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। एंड यहाँ पर ये दो मासेस, तो एम इंटू एम, एक एम से एक एम कट गया, एक एम ऊपर गया, m-1 L2 एक एल, तीन एल, L3 T-2, तो m-1 L3 T-2। तो ये अब इसका यूनिट भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, एफ, एफ है फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, यहाँ हो गया न्यूटन, आर, आर के डिस्टेंस, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर पे, तो यहाँ का मीटर, और यहाँ दो है 2 kg, तो जैसे kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी तरह इसको डाइन में भी कर सकते हैं, न्यूटन का हो गया सॉरी सीजीएस में कर सकते हैं, न्यूटन का हो गया डाइन, मीटर का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ केजी का हो गया ग्राम/2। तो आप इसको देख सकते हैं, जी का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जी का वैल्यू आप याद कर लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको अगर हम डाइन में लिखे जाएंगे तो डाइन में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा इसका एक्सपोनेंशियल पावर 10 का, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर -2। ये जो 8 ऊपर में जो एसआई में 11 है और डाइन में 8 है, ये जान ही रहे क्यों है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, 10⁻³ तो द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर and the size of the bodies. It is also does not depend on the nature of the medium between the two bodies. That is why G is called universal gravitational constant. ये जो G है ये कहीं नहीं बदलता है, हर जगह पूरा नेचर में सेम ही रहेगा, सेम साइज का बॉडी में सेम ही रहेगा, ये कोई भी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से कंसिस्टेंसी से हम एक चीज बताते हैं आपको, जिस F1 आप ये पढ़े भी होंगे, F12 बराबर -F21, ये अब वेक्टर में पढ़े होंगे, मतलब जितने फोर्स M1 M2 पे लगाता है उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स M2 M1 पे लगाते हैं, यही एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब जो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे, F12 GM1M2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर कैप 1 2, ये जो आप ये चीज देख रहे हैं आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के जो हम लोग ये डेरिवेशन देखें, इसका एसआई यूनिट जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सीजीएस जो कि 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम/2, इसे हम लोग एसआई में भी देख लिया, इसका वैल्यू सीजीएस में भी देख लिया। ये वैल्यू कैसी आई, तो ये वैल्यू आई इस तरह, केविंडिश ने एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले जी की वैल्यू मेजर की थी। याद रखिएगा न्यूटन ने नहीं की थी, केवेंडिश ने की थी, केवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले जी की वैल्यू मेजरमेंट की थी। इसी वजह से उसे द मैन हु वेट द अर्थ बोला जाता है। बेसिकली ये लाइन देगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि जी की वैल्यू मेजर किससे की, तो केवेंडिश ने की, न्यूटन ने नहीं की थी। जैसे उसने अर्थ को तराजू पे रखा था, वेट किया था जो, लेकिन एक्चुअली में उसने जी मेजर किया जिससे अर्थ के मास कैलकुलेट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जी क्या है, जी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ना बॉडी के साइज, नेचर, शेप पे, ना उनके बीच के मीडियम पे, एयर हो, वैक्यूम हो या पानी, जी सेम रहेगा। इसी वजह से इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। रियल लाइफ का अगर एग्जांपल आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, चाहे दो बॉल लीड्स की हो या रबड़ की, लीड तो समझ ही रहे हैं जो पीरियड टेबल में, लीड की हो या रबड़ की, चाहे उनके बीच एयर हो या वैक्यूम, जी की वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 ही रहेगी। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 4-5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हैं, मोस्टली 1 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो 4 फंडामेंटल फोर्स है, तो आगे हमने बताया था कि फंडामेंटल फोर्स बताएंगे आपको जाएंगे, तो ये रहा आपका। तो पहला है
वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, चार फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीकेस्ट है। तो चार फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और चौथा होगा क्या? वीक न्यूक्लियर। इनमें सबसे वीकेस्ट जो है वो ग्रेविटेशनल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो लॉन्ग रेंज फॉर्म, बहुत दूर तक काम करता है इनफ्लाइंट रेंज टेक्निकली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत दूर तक काम करता है, इनफ्लाइंट रेंज टेक्निकली है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दिस फॉलोस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन फॉलो करता है। अगर मल्टीपल बॉडीज को फोर्सेस लग रहा है तो नेट फोर्स उनका वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम आप जान ही रहे होंगे, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, फोर्स हमेशा दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइंस के लॉन्ग एक्ट करता है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल, ये सिमिलर ही है इलेक्ट्रिकल चैप्टर से। तो यहाँ कंप्रेसर बैली के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता ही होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन को आपको याद ही होगा, जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर निकालना चाहेंगे तो इस तरह निकाल सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पुट करिएगा, इसको Fg(m1m2/r²), ठीक है। तो जी वहाँ पुट करिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। या मास को पुट कर लीजिए 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। या सेकेंड मास को पुट करिए 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और यहाँ r²। अगर ये सबको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 5.5 इंटू 10⁻71 न्यूटन r²। ये किस लिए बता रही है? इसलिए बता रहे इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जो रेशियो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रिकल फोर्स का, वो होता है 10⁻71/10⁻28। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10⁻43 बोला जाता है। मतलब क्या समझे इससे? ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले नेग्लिजिबल स्मॉल है, 43 जीरोस के बराबर फर्क है। इसी वजह से एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स कंसिडर करते हैं, ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब यही है। तो अब तो नेचर का डिफरेंस समझ लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल है अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, पीछे बताए थे आपको। इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है कंपेरेटिवली। तो यही है डिफरेंस। ये 10⁻⁻43 अगर आप याद रखना चाहिए तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो ये जी एट डिफरेंस पॉइंट, ये सबसे कंसेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई होलोस्फीयर है, सेल है, अगर कोई होलोस्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, 0 यहाँ पर। लेकिन सेल के बाहर किसी पॉइंट के लिए पूरा सेल के मास जैसे सेंटर पे कंसंट्रेट हो वैसे बिहेव करता है। इस थ्योरम को यूज करके अर्थ के 3 जीरोस में जी कैलकुलेट होता है। अर्थ के बाहर एक पॉइंट, अर्थ के अंदर एक पॉइंट, और एक पॉइंट अर्थ के सरफेस पे। अगर अर्थ के बाहर एक पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट मास एम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर पे है, जहां आर बहुत मतलब अर्थ के बिलो। सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग पूरी अर्थ के मास जैसे सेंटर पे कंसिडरेट हो। तो फॉर्मूला तो जान ही रहे आप, F=G(m)m/r²। ये क्या है? ये अर्थ के बाहर के पॉइंट का है जिसमें आर बड़ा है आर से। अर्थ के अंदर एक पॉइंट पे डेप्थ पे, अब सोचे हम एक माइन में है डेप्थ डी पे,
यानी हम अर्थ के सरफेस से अंदर हो, तब आप दो जोन्स में बनते हो, अर्थ इनर सॉलिड स्फीयर और आउटर स्फेरिकल सेल। बेसिकली ये तो, एक सेकेंड, तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ जी एम बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताता है जैसे जैसे अंदर जाते हैं फोर्स डिस्टेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनर रिलेशन बाहर वाले केस से बिल्कुल अपोजिट, जहां फोर्स इनवर्स स्क्वायर से गिरती है। अर्थ के सरफेस पे ये सिंपल केस है, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही वाला केस है। अब न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके एफ इक्वल टू एम जी इसको इक्वेट करिएगा तो आपको आएगा जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। बेसिकली हम डेरिवेशन नहीं बता रहे, डेट फॉर्मूला बता रहे, क्योंकि डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डेरिवेशन का यूज आपको पड़ेगा ही नहीं, तो आप रिजल्ट ही याद रखिए। वरना अगर इसको निकालना तो इसे निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू जो होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू हो गया एम जी, यहाँ हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो बस यहाँ पे जी यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ एम से एम कट गया, जी इक्वल टू हुआ जी एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, आपको अब याद रखना फॉर्मूला ही। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में ये है कि जी फॉर्मूला में बॉडी का अपना मास एम कैंसिल हो जाता है, इसलिए जी इंडिपेंडेंट है बॉडी के मास साइज शेप से। सब बॉडी सेम रहती हैं, गिरती हैं वैक्यूम में। तो दिस गिव acceleration to gravity on the surface of the earth. The value of g is independent of the mass size and shape of the falling under gravity. तो अब हम लोग आते हैं मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना। तो मास ऑफ अर्थ ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसे डायरेक्ट याद रखना है। मास ऑफ अर्थ अगर निकाले तो हम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर आप फॉर्मूला तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जिससे एम निकाल सकते हैं। तो एम इक्वल टू हो गया जी आर स्क्वायर बाई जी, तो जी का वैल्यू पुट करिए 9.8। रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन यह टेक्निकल है तो हमें 6.37 एग्जैक्ट तो यही होता है, 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, नहीं साहब 6400 किलोमीटर बोल सकते हैं। और जी तो याद ही है 6.67 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg, जो कि अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻24 kg से। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि चूंकि जी का एक्सपेरिमेंटली कैवेंडिश ने मेजर किया था, इसलिए उन्हें फर्स्ट पर्सन टू वेट द अर्थ बोला जाता है, क्योंकि उनकी वजह से हमें अर्थ का मास कैलकुलेट कर पाए। और एवरेज डेंसिटी की बात करें, अर्थ का डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी इसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, तो जैसे एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लीजिए, तो स्क्वायर है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को हम लोग रो लिखते हैं। तो इसे एम का फॉर्मूला इक्वेट कर लीजिए, जो कि अगले पेज पर कर लेते हैं। चलिए, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय जी। तो ऐसा रो निकालते हैं 3g बाय 4 पाई जी आर। ठीक है, यहां से एक आर से एक आर करिए, तो अब वैल्यूज डालना है, कुछ नहीं, 3 इंटू 9.8, 4 पाई का जाने 3.14, जी 6.67 इंटू 10⁻11, आर 6.37 इंटू 10⁻6। सब चीज करके आता है 5497, जिसको अप्रोक्स करने के आप 5500 मान सकते केजी पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अर्थ की ऊपरी लेयर की डेंसिटी सिर्फ 2700 केजी पर मीटर क्यूब है, लेकिन एवरेज डेंसिटी 5500 केजी पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्थ का कोर बहुत हेवी है, अंदर बहुत डेंस मटेरियल है, जो आप केमिस्ट्री के मेटलर्जी में पढ़िएगा, आयरन निकल जैसे, इसीलिए वहां का डेंसिटी ज्यादा आया। तो हमने आपको पीछे बताया था कि जी जो है वो चेंज होती रहती है, 9.8 तो उसका वैल्यू है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। जी प्लेस से प्लेस चेंज होती रहती है। इसका 4 मेन रीजन है, एक एक समझते हैं। एक होता है हाइट पे, हाइट की क्या होता है, अर्थ के सेंटर
तो कंसिडर आर टू बी स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r एंड सेंटर r। डायग्राम सब समझा देते हैं। अगर ये रेडियस है, मास m है, o है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, आप यहाँ पर ही खड़ी हैं, b, यहाँ से यहाँ तक h है। तब समझते हैं अर्थ का सेंटर o, रेडियस r, पॉइंट ए सरफेस पे है, g पॉइंट b है, हाइट h, यानी h सरफेस से दूर है जहाँ g है। तो समझ गए आप ये पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। हाइट पे है इसलिए जी, आप देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर ही है तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है h, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सरफेस से लेके सेंटर का डिस्टेंस r, तो r प्लस एच स्क्वायर, r प्लस एच स्क्वायर। एंड देन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए तो आएगा जी एच, जो कि हम लोग यहाँ हाइट पे थे और यहाँ सरफेस पे थे, तो जी एच बाई जी इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ आर प्लस एच स्क्वायर। ये जो जी एम कट गया है, ठीक है, तो ये आर प्लस एच स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाइएगा अगर, तो आएगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। ये उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नहीं तो ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, समझा देता है। अगर आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, जैसे आर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बाई एच बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये 1 प्लस एच बाई आर ऊपर चला गया, का पावर -2 आ गया। तो क्या है जी एच बाय जी इक्वल टू, बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये तो पता नहीं है, नहीं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है कि जो माइनस का पावर 2 है ये इस साइड आ जाएगा, आपको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होता है। आई होप इस मैथ तो पढ़िएगा कि इसी से बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये आएगा। तो जी एच इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। तो ये इसका आया। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे पहाड़ पे चलेंगे, माउंटेन क्लिप करेंगे, प्लेन में जाएंगे, जी कम होता जाता है। इसी वजह से माउंटेन पे जी प्लेन से कम होता है। पहाड़ पे जाएगा आपको वैसे ही जी थोड़ा कम फील होता है, सांस फूलने लगता है। इंपॉर्टेंट नोट, ये फॉर्मूला तब सिर्फ वैलिड है जब एच, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब एच मच लेस देन आर, मतलब हाइट अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत छोटी हो। अगर एच आर के कंपेरेबल हो तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इक्वेशन 3 यूज करके बनेगा, जो कि है जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करिएगा तो आएगा जी एच इक्वल टू जी एच आर प्लस एच स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, और जी निकालिएगा तो जी एच आर प्लस एच स्क्वायर बाई जी ए स्क्वायर, ये आएगा। इसी तरह डेप्थ का भी है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो डेप्थ का फॉर्मूला है जी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। तो ये क्या चीज है, ये हम लोग पीछे जो बनाए थे ये वाला, उसका वॉल्यूम अर्थ का, और उसका वैल्यू अगर उसका इससे निकालिएगा डेप्थ के, तो जी डी इक्वल होगा जी 1 माइनस डी बाय आर, ये हो गया आपका डेप्थ का। और एक इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है कि सेंटर पे, तो अगर आप देखिएगा तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय, ये डेप्थ के लिए हो गया, ये आपका हाइट के लिए हो गया। और सेंटर पे जाइएगा तो सेंटर पे डी इक्वल टू आर हो जाएगा, जो कि डी आर आर इक्वल हो जाएगा। तो जी 1 माइनस डी, और यहाँ भी लिखिए डी, तो डी से कटिए 1, तो जी 1 माइनस 1 ये 0। तो सेंटर पे है वो जी का मान 0 रहता है। वेट ऑफ द बॉडी द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, तो वेट भी क्या होगा, वेट भी वहां 0। कंफ्यूजन मत करिएगा, अर्थ के सेंटर पे बॉडी का वेट 0 होता है, लेकिन मास 0